डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, हम लोगों ने छोटे क्लास में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा था कि हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कागज़ के पीसेज रखते थे। इस चैप्टर की शुरुआत इसी एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ये क्या आपके स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, ठीक है। देखिए, आपको एक्सपेरिमेंट याद आ रहा है? कैसा एक्सपेरिमेंट था? हाँ, कि हम लोग क्या लेते थे? एक कॉम्ब लेते हैं। कॉम्ब यानी कंघी लेते हैं। समझिएगा पहले टॉपिक। हम लोगों ने लिया एक कॉम्ब यानी एक कंघी लिया। उसके बाद इस कंघी को बहुत सारे छोटे छोटे कागज़ के पीसेस होते हैं, बहुत छोटे छोटे कागज़ के पीसेस, उसको रख दिया और कॉम्ब को इसके ऊपर इतना गैप दे, बस नहीं, गैप देख पा रहे हैं? ये आपका क्या हुआ? कागज़ रखा होगा, छोटे छोटे कागज़ के पीसेस रखे हुए, यहाँ पे कॉम्ब रखा। क्या देखा गया? कुछ नहीं हुआ। क्या देखा गया? कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद उस कॉम्ब को लेते हैं यानी उस कंघी को लेते हैं, ड्राई हेयर, ये नहीं कि तेल वेल लगाओ, नहीं, ड्राई हेयर लेते हैं। उसके ऊपर क्या करते हैं? अच्छे से रब करते हैं। उसके ऊपर क्या करते हैं? अच्छे से रब करते हैं। और रब करने के बाद इस कॉम्ब को अगर इस पीस ऑफ पेपर के पास लाया जाए तो क्या देखा जाएगा? देखिए, इतना ही गैप रखा गया, गैप अभी भी इतना ही रखा गया, पहले जितना रखा गया था। अब क्या देखा जाएगा? ये बिट्स ऑफ पेपर क्या होगा? आँख के ऊपर चिपक जाएगा। ये क्या होगा? आके चिपक गया। ये क्या हुआ? आके चिपक गया। ये क्या होगा? आके सो ऑन। क्या हुआ था? आपने नोटिस किया कि सर पहले भी कॉम्ब को लाया गया पीस ऑफ पेपर के सामने, कुछ नहीं हुआ। अब ड्राई हेयर पे रब किया गया और उसके पास लाया गया, पास लाया गया, हटाया नहीं गया, पास लाया गया। ये अपना जगह छोड़ के खुद ब खुद ऊपर की ओर चला गया। हाँ या ना? अब सवाल आता है, सर ऐसा क्यों हुआ? हम लोगों ने यहाँ पे क्या नोटिस किया? हम लोगों ने यहाँ पे नोटिस किया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम लोगों ने नोटिस किया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब कहा गया ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया कैसे? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया कैसे? और यहीं पे हम लोग डिस्कवरी करते हैं चार्ज के बारे में। ये हम लोग जानते हैं सबसे पहले चार्ज के बारे में। सबसे पहले चार्ज के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे अच्छा वाली, सबसे ज़्यादा डिटेल में बताया था। उन्होंने कहा था, देखिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक सिल्क का कपड़ा लिया, सिल्क क्लॉथ, और उन्होंने क्या किया? एक ग्लास रॉड लिया। वही एग्जांपल समझिए, सिल्क क्लॉथ को कागज के पास ला रहे, कुछ नहीं हो रहा। ग्लास रॉड को कागज के पास ला रहे, कुछ नहीं हो रहा। अब क्या किया गया? सपोज ये आपका सिल्क का क्लॉथ है, ये आपकी ग्लास रॉड यानी कांच की रॉड है। क्या किया गया? इस रॉड के साथ इसको अच्छे से रगड़ के ऐसे मतलब ये तो रगड़ा गया, अच्छा से इसको रब किया गया। अच्छे से क्या कर रहे हैं आप? रब कर रहे हैं। और रब करने के बाद इस रॉड को जैसे इसके पास लाएगा, पास ला रहे हैं, चिपक जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ रॉड को, इस क्लॉथ को भी अगर इसके पास लाया जाएगा, नीचे से ऊपर आके चिपक जाएगा। मतलब क्या देखा गया? मतलब ये देखा गया कि कुछ देर पहले तक अगर मैं रॉड को और क्लॉथ को पीस ऑफ पेपर के पास ला रहा तो कुछ भी नहीं हो रहा था। जैसे एक दूसरे के ऊपर रब किया गया, क्या किया गया? रब किया गया। ये पीसेस ऑफ पेपर को क्या कर रहे हैं? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहे हैं। यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या आ गई? प्रॉपर्टी आई है। कौन सी प्रॉपर्टी आई है? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आई है। ठीक है, क्या आई है? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आई है। तो ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आया कैसे और इनका नेचर क्या है, ये कैसे पता लगा? इसके लिए उन्होंने क्या किया? अब हो सकता है कि जब भी चार्ज डेवलप हो हमेशा अट्रैक्शन ही हो सकता है। जब भी आप रब कर रहे हैं अट्रैक्शन ही ना हो रहा है दोनों केस में, चाहे आपने यहाँ पे रब किया चाहे इस दोनों को रब करके कागज के पीसेस के पास रख रहे हैं, आपका क्या हो रहा है? अट्रैक्शन ही हो रहा है कि और कुछ हो रहा है? अट्रैक्शन ही हो रहा है। तो अट्रैक्शन से सारी चीज़ें सॉल्व नहीं होती। अब उन्होंने क्या किया? देखो, अब वही सिल्क का क्लॉथ लेते हैं, सिल्क का क्लॉथ लिया गया। अब 2 ग्लास रॉड को क्या किया? रब किया गया। कितने को रब किया गया? 2 को। इससे भी कागज के पीसेस अट्रैक्ट हो रहे हैं, इससे भी कागज के पीसेस अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर दोनों को धागे में बांध के, दोनों को क्या कर रहे हैं? धागे में बांध दिया गया, अलग अलग सेपरेटली 2 लोगों के हाथ में पकड़ा दिया गया।
धागे में बांध दिया गया। इन दोनों रॉड को किससे रब किया गया था? सिल्क के क्लोथ से। अब जैसे इन दोनों धागों को क्लोज लाया जा रहा है तो देखिए क्या होगा, जैसे पास आ रहा है, जैसे पास आ रहा है क्या हो रहा है, देखिए पहले रॉड को, दोनों रॉड को रब किए, रब करके क्या कर रहे हैं, पास ला रहे हैं। क्योंकि रब करने से हम लोग कहते हैं कि इसके ऊपर कोई चार्ज आ जाता है या कुछ ना कुछ क्या फोर्सेज आ जाते हैं। तो जैसे इन दोनों को पास लाया गया, क्या होगा, जैसे पास आ रहा है, आने के बाद क्या होगा, एक दूसरे को क्या कर रहा है, जैसे इन दोनों को क्लोज लेके आ रहे हैं ना हम लोग, एक रॉड इधर चल जाएगा, एक रॉड क्या हो जा रहा है, इधर भाग जा रहा है, यानी क्या कर रहा है, एक दूसरे को रिपल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर कुछ ऐसा फीचर आ रहा है कि एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। हाँ या ना? अगर ग्लास रॉड की जगह पे एबोनाइट का रॉड लेते हैं, क्या लेते हैं, एबोनाइट, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार सिल्क के कपड़े से ग्लास रॉड को रब किया गया, बस सुनिएगा, सिल्क के क्लोथ से किसको रब किया गया, ग्लास रॉड, और एक बार किसको रब किया जा रहा है, एबोनाइट रॉड को रब किया गया। ठीक है, दोनों को एक ही जैसे कपड़े से रब किया गया, तो इसके पास भी कुछ फीचर्स डेवलप हो जाएंगे, इसके पास कुछ फीचर डेवलप हो जाएंगे। अब इन दोनों को पास ला रहे हैं, क्या हो रहा है, चिपक जा रहा। मतलब सर कुछ ऐसा डेवलप हुआ कि रिपल कर रहा, तो कुछ ऐसा डेवलप हुआ कि चिपक जा रहा है, यानी अट्रैक्शन भी हो रहा है, रिपल्सन भी हो रहा है। तब इन्होंने कहा कि जब भी आप सिल्क के क्लोथ या कि एक चीज से दूसरी चीज को रब करते हैं ना, तो एक दूसरे के ऊपर क्या डेवलप होता है, कुछ चार्ज डेवलप होते हैं। और इन चार्ज का नेचर कितने होता है, दो टाइप का चार्ज डेवलप होता है, एक टाइप का चार्ज नहीं डेवलप होता है। कितने टाइप का चार्ज डेवलप होता है, दो टाइप का। एक का नाम दिया गया, यानी एक के बिहेवियर को कहा गया पॉजिटिव, क्या कहा गया, तो सीधी सी बात है, अगर एक को मैं पॉजिटिव कहता हूं तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, क्लियर है। इस तरह चार्ज के बारे में हम लोग को पता चला, समझा पाए चार्ज क्या है, क्लियर है। जब भी आप एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, रब करते हैं, तो देखा जाता है उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, जिसके कारण अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन जैसे बिहेवियर हम लोग को क्या करते हैं, दिखाई पड़ता है। क्लियर है या डाउट है? ये किसके कारण हो रहा है, चार्ज के कारण। ये तो पहले वाली बात हो गई। अब इसको हम लोग मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखें ना, तो कहेंगे सर इसमें भी कोई बड़ी साइंस नहीं है, बड़ी बात नहीं आपने कही। क्यों? अगर आज के डेट में मैं किसी भी मैटर का नाम लूँ, आज की डेट में किसी भी मैटर का नाम ले लीजिए, एवरी मैटर कंपोज्ड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल, वेरी टाइनी पार्टिकल, इसे क्या कहते हैं, एटम्स, नहीं कहते हैं। कोई भी मैटर देख लो किससे बना है, एटम्स। अब एटम्स के अंदर जाते हैं, एटम के अंदर जाते हैं तो मुझे क्या दिखता है, एक न्यूक्लियस दिखता है, और चारों तरफ क्या दिखते हैं, ऑर्बिट्स दिखाई देते हैं। एक न्यूक्लियस दिखेगा, चारों तरफ क्या दिखेगा, ऑर्बिट दिखाई देगा। अच्छा, इसके न्यूक्लियस में कौन होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके ऑर्बिट को मैं थोड़ा अच्छा से बनाऊं, ये एक ऑर्बिट दिखेगा, ये दूसरा ऑर्बिट दिखेगा। यही तो आपने इतना पढ़ा है कि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ क्या, प्रोटॉन जितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं। पढ़ा है कि नहीं आपने? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरी करता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरी करता रहता है। यहाँ तो तुम लोगों ने पढ़ा, क्लियर। एक एटम के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, एक एटम के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। न्यूट्रॉन कम और बेसी हो सकते हैं। क्लियर है या डाउट है? ठीक है। अब कहेंगे सर इससे क्या लाभ हुआ, प्रोटॉन का नेचर क्या होता है, किसी को पता है क्या? चार्ज वाला नेचर प्रोटॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वेरी गुड। प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। ये चार्ज वाली कॉन्सेप्ट समझ आएगा, चार्ज कहाँ पे जा रहा है। अच्छा, इसको मैं, अच्छा चार्ज की वैल्यू यानी स्ट्रेंथ यानी मैग्नीट्यूड, प्रोटॉन के चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, चार्ज की वैल्यू होती है, देखो चार्ज का जो यूनिट होता है ना, चार्ज का यूनिट हम लोग एक मापते हैं कुलम में। किसमें मापते हैं, कुलम में। जिस तरह आप लोग वजन करते हैं तो आलू प्याज चावल कुछ भी लेते हैं तो केजी में लेते हैं ना, तो वैसे ही चार्ज को मापते हैं जिस यूनिट से, उस यूनिट का नाम क्या है, कुलम। क्या है आपका, कुलम। तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा,
हम लोगों ने कहाँ तक बात किया? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में। किसका यूनिट होता है क्या? कूलम। अगर मैं प्रोटॉन की चार्ज की वैल्यू देखने जाऊँ ना, इसकी वैल्यू होती है 1.6 10 to the power minus 19 कूलम। क्लियर है? इसका स्ट्रेंथ पता चल गया। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की चार्ज देखूं तो कितना? ये पॉजिटिव होता है, 1.6 10 to the power minus 19। क्लियर है? दोनों का स्ट्रेंथ क्या है? सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या है? एक पॉजिटिव और एक क्या है? नेगेटिव है। क्लियर है? देखिए ये सब चीजें जो पढ़ाने वाले ऑलरेडी डिस्कस है, लेकिन वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप अगर इस पेन को देखें, जैसे मैं पानी की बूंद का एग्जांपल हमेशा देता हूं, तो पानी के एक बूंद के अंदर, पानी के 1 ड्रॉप के अंदर कितने आपके मॉलिक्यूल होते हैं? 20 करोड़ आपके क्या होते हैं? मॉलिक्यूल। 20 करोड़ सिर्फ एक बूंद के अंदर। अगर उस हिसाब से देखें तो इस पेन के अंदर कितने एटम्स होंगे? करोड़ इंटू करोड़ इंटू करोड़ इंटू करोड़, मिलियन बिलियन जो आप कह सकते हो, उससे ज्यादा इसके अंदर सिर्फ क्या होंगे? एटम होंगे। क्या होंगे? एटम। और एक एटम के अंदर मान लो अगर 5 इलेक्ट्रॉन भी है तो करोड़ यानी कितना? 5 करोड़ इलेक्ट्रॉन। यानी इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। करोड़ इंटू करोड़ इंटू करोड़ इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना? यानी करोड़ इंटू करोड़ इंटू करोड़ नेगेटिव चार्ज होंगे। करोड़ इंटू करोड़ इंटू करोड़ क्या है? नेगेटिव चार्ज है। बहुत हाई अमाउंट ऑफ चार्ज है। छुए तो झटका मार देना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये में झटका क्यों नहीं मारता? बताइए। क्योंकि सर इसमें जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, ऑलरेडी डिस्कस है। एक एटम के पास जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, यानी जितना नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा। एक दूसरे को क्या कर दिया? न्यूट्रल। देखो अगर मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है और मेरे पास क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन है, ठीक है, तो चार्ज का प्रॉपर्टी होता है कि उसे अलजेब्रा के हिसाब से ऐड किया जा सकता है। अलजेब्रा के हिसाब से क्या कर सकता है? ऐड। यानी 3 + 5 की वैल्यू कितनी होती है? 8। तो ऐसे चार्ज को ऐड किया जा सकता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 1.6 10 to the power minus 19 प्लस नेगेटिव चार्ज में 5 प्रोटॉन 5 इंटू 1.6 10 to the power minus 19। यही तो, ध्यान से देखोगे तो क्या होगा? 8 इंटू 10 to the power minus 19 प्लस 8 इंटू 10 to the power minus 19। सेम चीज़ है, कट के कितना हो गया? तो नेट चार्ज कितना हो जा रहा है? 0। तो कोई भी चीज़ आप देखते हैं, चाहे आप ये बोर्ड देखें, इंक देखें, पेन देखें, ह्यूमन देखो, बॉटल देखो, टेबल देखो, चेयर देखो, सब करोड़ इंटू करोड़ इंटू करोड़ एटम से मिलकर बना है। लेकिन छूने पे किसी से झटका नहीं मारता, क्योंकि उसके पास जितना नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा। एक दूसरे को क्या कर रहा है? कैंसिल आउट कर दे रहा है, ठीक है, न्यूट्रल। क्लियर है? हाँ या ना? चलिए अब आते हैं वापस से इस चैप्टर में। तो जैसे आप रब कर रहे थे तो चार्ज कहाँ से आया? ग्लास रॉड और ये इसके, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, हाँ या ना? रब करने पे चार्ज क्यों आ रहा है? देखो इस मेरे जिस हाथ में घड़ी है उसके मान के चलिए आपका क्या हो रहा? ग्लास। जिस हाथ में घड़ी नहीं उसे क्या मान के चलते हैं हम? सिल्क का क्लॉथ। ठीक है, सपोज सिल्क के पास, मैंने किसे सिल्क कहा था? इस आपको, चलो जिसके अंदर वॉच है उसको मैं रॉड कह देता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं, सिल्क है, ठीक है। सपोज इसके पास 40 इलेक्ट्रॉन है तो 40 प्रोटॉन भी होगा, न्यूट्रल है। सपोज इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? 12 प्रोटॉन होगा। क्लियर है? जब रब करते हैं तो क्या होता है? जब क्या करते हैं? रब। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन को रब करते हैं ना, ऐसा करके देखिए, ऐसे रब कर रहे हैं तो ऐसे होता है, इलेक्ट्रॉन इसके पास भी, इलेक्ट्रॉन इसके पास भी, ऐसे करते करते रब करते हैं, ऐसे क्या होगा? खींचते हैं तो क्या होगा? मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन टूट के क्या हुआ? इसके अंदर क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन इसका टूट के इसके अंदर क्या हुआ? चला गया। सपोज इसका 40 से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? टूट के किसके अंदर चला गया? हाँ या ना? अब देखो ओवरऑल चार्ज क्या हुआ इसके पास? 14 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन। इसने इसको बैलेंस कर दिया, इसको कोई बैलेंस कर पा रहा है क्या? नहीं। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना, नेगेटिव चार्ज। कितना का? 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसके ऊपर आ गया, नेगेटिव नेचर का। अब ध्यान से देखो 40 इलेक्ट्रॉन के जगह पे कितना इलेक्ट्रॉन हो चुका है?
38 इलेक्ट्रॉन। 40 प्रोटॉन को क्या लिख सकते हैं, 38 प्रोटॉन प्लस 2 प्रोटॉन लिख सकते हैं। 38 को 38 ने क्या किया, न्यूट्रल कर दिया, और क्या हो गया, 2 प्रोटॉन का चार्ज आया। यानी जितना इस पर निगेटिव चार्ज है उतना इस पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। हाँ या ना? चार्ज कैसे डेवलप हुआ इतना समझा पाए? चार्ज की स्ट्रेंथ दोनों में क्या होगी, बराबर, यहाँ तक भी समझ आ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है पता है, ये चार्ज मूव नहीं होता, ये चार्ज मूव नहीं होता है। जैसे एक वायर है ना, तो यहाँ पे अगर मैंने चार्ज का सिंबल, देखो चार्ज को हमेशा स्मॉल क्यू से दिखाएंगे, क्या दिखाते हैं, स्मॉल क्यू से। इसके पास चार्ज आ गया क्यू, क्या आ गया क्यू। ये चार्ज ना मूव नहीं होगा, ये ए पॉइंट से ना बी पॉइंट तक नहीं जाएगा। चार्ज दो नेचर के होते हैं, एक वो नेचर जहाँ चार्ज खुद ब खुद मूव होके जाए, एक वो चार्ज जिसके अंदर चार्ज मूव ना हो। समझा पाए? तो हम लोगों ने क्या देखा, जब भी रब करके चार्ज बना तो रहे हैं, सभी चीजें सही है, चार्ज भी डेवलप हो रहा है, लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है, ये चार्ज मूव नहीं होता है, ये चार्ज मूव नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप इसे रब करते हैं जब, तो इसके ऊपर चार्ज डेवलप हो रहा है। आप इस पर क्या पतला सा कॉपर का वायर लगा के तुमने बल्ब में कनेक्ट कर दिया, तुम इसको कितना भी रब कर दो तुम्हारा बल्ब जलने वाला नहीं है। क्यों नहीं जलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो चार्ज डेवलप होता है मूव नहीं करता है। समझा पाए? तो चार्ज मूव करता है और नहीं करता है, इस हिसाब से दो ब्रांचेस बनते हैं चार्ज के। क्लियर है? देखो, तो यहाँ तक हम लोगों ने चार्ज के बारे में समझा, यहाँ तक हम लोगों ने किसके बारे में समझा, चार्ज के बारे में समझा, ठीक है। और हम लोगों ने ये भी देख लिया चार्ज के दो नेचर है, नेगेटिव और पॉजिटिव, और रब करने पे चार्ज डेवलप होता है। रब करने पे क्या होता है, चार्ज डेवलप होता है। लेकिन ये चार्ज के दो नेचर होते हैं, एक में चार्ज कैन नॉट मूव, इसके अंदर चार्ज मूव नहीं होता है, इसे कहते हैं स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज। क्लियर? और एक में चार्ज कैन मूव, एक के अंदर क्या होता है, चार्ज कैन मूव। चार्ज जिसके अंदर मूव होता है उसे क्या कहते हैं, मूविंग चार्ज, मूविंग। और जब चार्ज मूव हो ना उसे करंट कहते हैं। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा विंड करंट, एयर करंट पढ़ा है कि नहीं, हीट वेव जिसे हीट करंट भी कह सकते हैं हम लोग। तो उसका मतलब क्या, मूव करना, एक साथ बहुत सारी चीजें मूव करना। तो एक अगर किसी वायर के अंदर बहुत सारे चार्ज मूव करते हैं उसे क्या कहते हैं, मूविंग करंट। समझा पाए? तो चार्ज मतलब पूरे चार्ज से डेवलप होने वाले इफेक्ट को कितने हिस्सों में बांटा गया, दो। एक होता है स्टैटिक चार्ज और एक होता है क्या, मूविंग करंट। क्लियर है या डाउट है, हाँ या ना? तो इसको कहेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, से क्या कहा जाएगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और इसे क्या कहा जाएगा, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए हम लोग कहते हैं ना कि लाइन चला गया, करंट चला गया, तो करंट मतलब क्या होता है, जब चार्ज मूव हो, जिसके अंदर चार्ज नहीं मूव करता उसे क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बहुत बार एक वर्ड सुनिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या सुनिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक यानी चार्ज वहीं पर है, चार्ज मूव नहीं होगा। लेकिन जहाँ चार्ज मूव हो जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है या डाउट है, हाँ या ना? तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। देखिए अभी तक आपको सिर्फ यही बताया गया कि चार्ज क्या है, चार्ज सभी के अंदर कैसे डेवलप होता है। सभी के पास चार्ज था, इसके पास भी चार्ज है, इसके पास भी चार्ज है। आपको बस क्या करना है, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन को आपको ले लेना है, जिससे बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो दोनों के अंदर आपको चार्ज का इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है हमारे अंदर, हाँ हमारे अंदर भी तो चार्ज होता है, आपको पता नहीं। चलिए बढ़िया से एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपकी मम्मी ने क्या, या आपकी बहनों ने या दीदी ने शॉपिंग करने गई है, मतलब मम्मी अपनी साड़ी निकालती है बड़ा सुंदर सा और रैपर फेंक देती है, पतला वाला नहीं होता, ट्रांसपेरेंट वाला, एकदम साड़ी निकलता है। और हम लोग भी बदमाश है, उस प्लास्टिक को लेकर उसके अंदर हाथ डालते हैं, जैसे हाथ डालते हैं ना हेयर खड़ा हो जाता है, और निकालते तो बंद हो जाता है, फिर डालते हैं तो खड़ा हो जाता है। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या देखा ही हो आपने ना। तो जैसे आप डालते तो क्या आपके हेयर क्यों खड़े हो गए, क्योंकि इसका पर चार्ज डेवलप हुआ है। देखो टच नहीं है लेकिन तभी तो अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो, किसी ने लिया होगा, किसी ने दिया होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि चूंकि झटका मार रहा है, बहुत ही कम, पहली बात तो वो बहुत ही कम अमाउंट में है, समझा पा रहे हैं, और वो चार्ज मूव नहीं होता। समझा पाए ह्यूमन के अंदर चार्ज कैसे आता है। चलिए बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ। देखो हम लोगों ने इतना समझ लिया कि दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कूलम्ब्स बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा
देखो कूलम्ब्स लॉ के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें बता देते हैं। कूलम्ब्स लॉ, इन्होंने कहा यूनिवर्स में कहीं पर भी दो जगह चार्जेस रख दी जाए। क्या कहा गया? यूनिवर्स कहना गलत होगा। कूलम्ब्स ने कहा टू चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। इन्होंने क्या कहा? 2 पॉइंट चार्जेस लेते हैं, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपल करेंगे, या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपल करेंगे। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इसी को कहा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहा गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बात सुनो, इन्होंने क्या कहा? 2 पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट और रिपल ईच अदर। 2 पॉइंट चार्जेस एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट कर रहे होंगे या तो रिपल करेंगे। देख लिया हम लोगों ने। इसे किस फोर्स से अट्रैक्ट या रिपल कर रहे होंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। किस फोर्स से अट्रैक्ट और रिपल कर होंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। और कैसे कर रहे होंगे? ये जो फोर्स है वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे? प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। आपके बुक में देख लेते आर लिखा है या डी लिखा हुआ? आर लिखा हुआ, चलिए ठीक है। क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन्होंने क्या कहा? पूरा समराइज किया जाए, इन्होंने कहा कि 2 पॉइंट चार्जेस को कहीं पर रख दीजिए, उन दोनों के बीच में या तो अट्रैक्शन हो रहा होगा या तो रिपल्शन हो रहा होगा। ये जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या? उन चार्ज के प्रोडक्ट के। जितना ज़्यादा प्रोडक्ट आएगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा। और क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? डिस्टेंस के स्क्वायर पे। यानी जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा फोर्स उतना कम होगा। ये इनवर्सली का मतलब क्या होता है? बात सुनिए, डायरेक्टली का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली का मतलब होता है कि ये बढ़ेगा तो इनवर्सली का मतलब क्या होता है? एक ऊपर एक नीचे होने पे एक बढ़ेगा तो क्या होगा? कम होगा। क्लियर है? आया ना? इन दोनों फोर्सेस को जब क्या कर दिया गया, दोनों प्रोपोर्शनलिटी को जब जोड़ देते हैं बाय ज्वाइनिंग, तो हो जाएगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्लियर है? प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो क्या आता है? कांस्टेंट। कभी भी प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो क्या आता है? कांस्टेंट K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अभी मैं यहीं तक इसको लिख रहा हूँ, ठीक है? अब तो डिस्कस कर लें इसको। तो इन्होंने क्या कहा? 2 पॉइंट चार्ज को कहीं पर भी रखोगे तो कितना फोर्स होगा ऑलरेडी बता दिया। अगर चार्ज की वैल्यू पता है, दोनों के बीच का दूरी पता है, तो उसके बीच कितना फोर्स होगा पता रह जाएगा। बोले सर के आ गया, सर के की वैल्यू तो पता होनी चाहिए। के की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो के की वैल्यू निकाली गई है 9 × 10⁹। क्लास 12 में जाइएगा तो क्लास 12 में बताया जाएगा के की वैल्यू होती है वो 1/4πε0। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तब ये वैल्यू आती है 9 × 10⁹। क्लास 12 का टॉपिक है ये। क्लियर हो गया? अब देखो, अब इसमें कंडीशन है। अब इसमें क्या है कंडीशन? सुन लीजिएगा। पहला, द फोर्स इज एक्ट ओनली व्हेन वी ज्वाइन 2 पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली। इसके इस पॉइंट चार्ज को इस पॉइंट चार्ज से क्या करना पड़ेगा? यानी फोर्स हमेशा कैसा काम करता है? डायरेक्टली करेगा। ये कभी नहीं होगा कि ए इधर है बी इधर है, फोर्स ऐसे आके लग रहा है। नहीं, फोर्स ऐसे आके लगेगा नहीं। फोर्स कैसे लगेगा? सीधा सीधा। बीच में अगर ऑब्स्टेकल आ गया तो भी उसको पार करके ही लगेगा वो। जैसे अगर आपने मैग्नेट रखा होता है, ऊपर में डेस्क रख दिया होता है, यहाँ पे रख देते कॉइन, तो फोर्स कैसे लग रहा होता है? ऐसे डायरेक्टली लगता है, पेनिट्रेट। ऐसा नहीं होता कि फोर्स ऐसे जाके ऐसे लगेगा, नहीं। क्लियर? तो इनका जो था वो क्या हुआ? 2 point charges attract or repel each other and the force of attraction between them is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them, and this force act only when 2 point charges are directly joined together। एक दूसरे से क्या होगा? डायरेक्टली ज्वाइन किया जाएगा। अब इसे कुछ कंडीशंस क्या है सुनिएगा। पहला, दिस इज वर्ल्ड्स
स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स पूरे वर्ल्ड का अभी तक के जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स काउंट करते हो ना, उन्हीं में से एक है, बहुत ही ज्यादा। लेकिन इट इज एप्लीकेबल ओनली इन वेरी शॉर्ट रेंज और डिस्टेंस। ये फोर्स कब काम करेगा? जब आपका रेंज क्या होगा? बहुत ही कम। एक पार्टिकल इधर तो एक इधर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर की दूरी पे रहेगी तब। एक एटम दूसरा एटम पे कितना फोर्स लगा रहा है उस पे रहेगा तब। जैसे आपने न्यूटन का लॉ ग्रेविटेशन पढ़ा, मार्स अर्थ को खींच रहा है, अर्थ मार्स को खींच रहा है, इसके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स था। इतने बड़े बड़े चीजों पे लगता है, इतना दूर दूर चीजों पे लगता है, लेकिन कूलम का फोर्स किसके लिए लगता है? पॉइंट चार्ज। देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सटेंडेड चार्ज पे नहीं, जिसके पास बहुत सारा चार्ज उस पे लॉ एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है? ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है आपका ग्रेविटेशन का फोर्स, दुनिया का वीकेस्ट फोर्स में आता है। वर्ल्ड के वीकेस्ट यानी सबसे कमजोर फोर्स की काउंट करते हैं ना, तो उसके अंदर आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? देखो मैं डिफरेंसेस भी बताता जा रहा हूँ इसका और उसके बारे में। और ये कब एप्लीकेबल होता है? बहुत ही शॉर्ट रेंज पे, बहुत ही बड़े रेंज पे एप्लीकेबल नहीं होता है। क्लियर है? यहाँ तक हो गया? अच्छा, एक और मैं इसमें बता दूं, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये किस पे डिपेंड करता है? यानी 2 पॉइंट चार्ज लो, 2 पॉइंट चार्ज लेते हैं, Q1 और Q2। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी रखते हैं? 5 सेंटीमीटर। ठीक है? इसको हवा में रख के देखो और सेम चीज को पानी में रख के देखो, दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? अलग अलग होगा। क्या होगा? अलग अलग होगा। ग्रेविटेशन में ऐसा नहीं था, यानी इट डिपेंड ऑन मीडिया। क्लियर है या डाउट है? हाँ या ना? तो हम लोगों ने इसके सारी चीजें फिलहाल पढ़ ली। क्लियर हो गया? देखो यहाँ पे लिखा हुआ मीडियम के बारे में। ठीक है? अब कहेंगे सर मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है? चार्ज तो पहला वाला भी सेम है, दूसरा वाला चार्ज भी सेम है, दोनों के बीच की दूरी भी सेम है, यानी के, यानी ये जो मीडियम का जो कांस्टेंट है, ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। किस पे डिपेंड करता है? ये मीडियम। क्लियर है या डाउट है? हाँ या ना? अच्छा देखिए, मिटा दो इसको। चार्ज का हम लोगों ने यूनिट पढ़ा, चार्ज का हम लोगों ने क्या पढ़ा? यूनिट पढ़ा। क्या पढ़ा? कूलम। क्या पढ़ा? कूलम। लेकिन इसका छोटा यूनिट भी होता है, स्टैट कूलम। क्या होता है आपका? स्टैट कूलम या फिर ESU होता है। और ये 1 नंबर का सवाल आता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 1 कूलम कितने USU के बराबर होता है? 1 कूलम कितने ESU के बराबर होता है? आपके ABTA देख लीजिए, अटेंडेंस देख लीजिए, आपको मिलेगा 3 × 10⁹ 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। ये 1 मार्क्स का आपके MCQ क्वेश्चन है। क्लियर है? हाँ या ना? यहाँ तक समझा पाए? चलिए अब मैं कुछ आप लोगों से सवाल पूछता हूँ। जैसे एक चार्ज रखा हुआ है, 2 बॉडी रखी हुई है, पॉइंट चार्ज जैसा, ये 3 कूलम का है, ये 6 कूलम का है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? देखो मैं इसको 10 सेंटीमीटर ही लिख रहा हूँ, जनरली ऐसा यूनिट में होना चाहिए था, मैं CGS यूनिट में लिख रहा हूँ। या आप लोग के लिए मैं इसको लिख देता हूँ कितना? 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, यानी कहने का मतलब कितना सेंटीमीटर होगा? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। ठीक है? और यही 3 कूलम को और 6 कूलम को मैं रखता हूँ कितना? 5 सेंटीमीटर, यानी 0.05 सेंटीमीटर पर रखता हूँ। ठीक है? 0.05 मीटर पे रखता हूँ। बताओ इस पे जो फोर्स लग रहा है F1 है, इस पे जो फोर्स लग रहा है F2 है, कौन बड़ा होगा, F1 या F2? जैसा बोलिएगा मैं मान लूंगा। कहिए सर अभी आपने बताया है Q1 Q2/r², और यहाँ पे K, ठीक तो? सेम मीडियम ले रहे हैं, मीडियम तो चेंज नहीं कर रहे आप लोग, उतना हाई फाई सवाल तो आएगा नहीं। तो फर्स्ट केस में क्या होगा? K, Q1 के जगह पे क्या लिखेंगे? 3C, और ये क्या हो जाएगा? 6C, यानी चार्ज ही तो है, दोनों का डिस्टेंस क्या है? 10, यानी 0.1 क्या हो गया?
0.1। अब दूसरा क्या होगा, K 3C 6C 0.05। ये तो अगर मैं एक दूसरे से डिवाइड कर दूँ, देखो इस तरह का सवाल आता नहीं, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसके लिए मैं बता रहा हूँ। 3 × 6 / 0.1 K, 3 × 6 0.05। कैसे K कटेगा, ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा, ठीक है। अब इसका क्या होगा, 0.1 नीचे चला आएगा और इसका 0.05 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 5 डेसिमल के लिए 1, 2 डिजिट के लिए 2 0, 1 1 0, 1/2, यानी F1/F2 कितने के बराबर आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F2 की वैल्यू क्या होगी, 2 टाइम्स ऑफ F1, यानी F1 के फोर्स को डबल कर दो तो F2 के बराबर होगा। यानी F1 का फोर्स अगर 10 होता है तो F2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी ये फोर्स ज़्यादा है। वेरी गुड, समझ आया तुमको कि क्या कह रहा था कूलम्ब्स, हाँ या ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ गए, क्लियर हो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, नोट कर लो। देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर इसी से आगे जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अगर आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है तो कुछ चीज़ों को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो इसके पहले मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ अभी। हाँ, अगर आप कोई चार्ज लेते हो, आपने क्या किया, कोई चार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज कोई भी ले लिया हम लोगों ने, तो बड़ा करके लिखता हूँ, ठीक है, चार्ज ले लिया। तो जैसे कोई चार्ज उसके आसपास में आएगा ना, तो उस पर क्या करेगा, कोई फोर्स फील करेगा, या तो अट्रैक्टिव फोर्स करेगा या तो रिपल्सिव फोर्स करेगा। यहाँ तक तुम लोग क्लियर हो या डाउट हो? आप इमेजिन करो ना, एक मैग्नेट रखते हो, आप मैग्नेट रखते हो कि नहीं आप, तो उसके आसपास अगर यहाँ पे कोई कॉइन लाए, अट्रैक्ट कर रहा होगा कि नहीं, यहाँ पे रख दिए तो अट्रैक्ट कर रहा होगा, लेकिन बहुत दूर पे रख दिए तो क्या होगा, कहेंगे सर फर्क नहीं पड़ रहा, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी मैग्नेट का भी एक रेंज होता है कि इस रेंज तक अगर आया तो वो उसे अट्रैक्ट कर पाएगा या रिपेल कर पाएगा। सबका एक दायरा, एक रेंज होता है कि नहीं, मेरे पास जितना एनर्जी होगा उस हिसाब से मेरा दायरा क्रिएटेड होगा, मैं वहां तक अपने फील्ड को लेके जा पाऊंगा, हाँ या ना। तो देखो यहाँ पे साइंटिफिकली कहा जाता है, बात सुनिए, यहाँ पे क्या कहा गया, साइंटिफिकली कहा गया, कोई भी चार्ज क्यों ना हो, कोई भी चार्ज क्यों ना हो, सबसे छोटा से छोटा चार्ज ही क्यों ना हो, उसके पास खुद का फील्ड होगा। खुद का क्या होगा, यानी कहने का मतलब सबसे छोटा चार्ज, मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लाके रख दूं ना, यहाँ पे इसका भी कुछ ना कुछ छोटा सा क्या बन रहा होगा, फील्ड बन रहा होगा, हाँ या ना, फील्ड बन रहा होगा इसका। जैसे मैं यहाँ से यहाँ पे लेके आऊंगा, किसी को यहाँ पे रखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको, यहाँ पे रहूँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं यहाँ से यहाँ पे लेके आऊँ, ना तो सामने खींचा ना तो किसी ने दूर में खींचा, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा मेरे ऊपर। लेकिन जैसे मैं यहाँ से अंदर घुसा, अब क्या होगा, या तो खींच रहा होगा या तो दूर कर रहा होगा, ठीक है, हाँ या ना। सबका फील्ड होता है, सभी छोटे से छोटे चार्ज का क्या होता है, फील्ड होता है। तो जैसे फील्ड में आते हो, मैं मान के चलता हूँ कि ये भी पॉजिटिव है और मैं पॉजिटिव को ही ला रहा हूँ, तो क्या होगा, रिपल्शन। देखिए मैं पोटेंशियल नहीं पढ़ा रहा, पोटेंशियल के पहले की रूपरेखा बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट सबका पोटेंशियल में ही होता है। मान लीजिए मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज रखा और एक पॉजिटिव चार्ज को मैं लेके आ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहा हूँ। अभी कूलम्ब्स ने क्या कहा था, डायरेक्टली फोर्स लगेगा, कैसे लगेगा, डायरेक्टली फोर्स लगेगा, और वो क्या कहेगा कि भैया हम दोनों सेम नेचर के हैं, तुम बाहर जाओ, तुम्हारे यहाँ जरूरत नहीं है। टीचर ने क्या कहा, गेट आउट। लेकिन हम लोग भी तो स्टूडेंट हैं, क्यों जाए, क्या होगा, क्यों जाए। अब वो जिद करके और आने लगा इधर। हम लोग क्या करते हैं, इस चार्ज के ये पॉइंट पे था, उससे रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, उसको चले जाना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, चले जाने दे रहे, नहीं, पकड़ के क्या कर रहे हैं, आराम से खिंचा जाएगा क्या, यहाँ जैसे जैसे सामने आएंगे फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा या कमेगा, कंफर्म हो यहाँ तक। सपोज यहाँ पे उसको 10 यूनिट का फोर्स लग रहा था, धक्का लग रहा था बाहर के लिए, जैसे मैं इस पॉइंट पे लाऊंगा तो क्या 10 यूनिट का लग रहा होगा, मान लेते हैं सर 25 यूनिट का धक्का लग रहा है कि भैया 25 से बाहर फेंक रहा है, हाँ या ना। शांत हुए क्या, और खींचेंगे, कहाँ लेके चले आए,
सी पॉइंट पे। अब कितने का धक्का लग रहा है? सपोज 50 का लग रहा है, आपने कहा 50 का, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूं तो क्या होगा? सीधा धक्का मार के निकाल देगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये यहीं पे रहे। मैं क्या चाहता हूं? ये यहीं पे रहे और कहीं ना जाए, ना तो सामने ना तो दूर। तो आप क्या कीजिएगा? आप कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर जाइएगा कि इसको ऑल टाइम 50 मिनट का इधर 50 मिनट धक्का बाहर, ये 50 मिनट क्या कर रहा है? इधर धक्का मार रहा है। तो मैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट करके जाऊंगा कि 50 यूनिट ऑल टाइम इधर मिल रहा होगा। तो क्या होगा? इधर भी 50, इधर भी 50, यानी इधर के डायरेक्शन को 50 को पॉजिटिव मानते तो इधर के डायरेक्शन को नेगेटिव मानना पड़ेगा। ओवरऑल कितना हो गया? 0। कोई धक्का लगा ही नहीं। समझा पा रहे हैं? हाँ या ना? अब देखिए मैं जानता हूँ ये हायर क्लास की चीज़ें हैं, बट थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। आप चार्ज को लेके आए, आप जब किसी चीज़ को लेके आते हैं तो आप वर्क कर रहे होते हैं। क्या करते हैं? वर्क। आपने पढ़ा होगा छोटे क्लास में, वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही ना होता है? आपको फोर्स लग रहा है, आप उस फोर्स की दिशा में क्या कर रहे हैं? वर्क। आप डिस्प्लेसमेंट चीज़ों को शिफ्ट कर रहे हैं। तो फोर्स लग रहा है उधर, मैं शिफ्ट कर रहा हूँ इधर। मैं क्या करता हूँ? शिफ्ट किधर कर रहा हूँ? इधर। तो मैं वर्क कर रहा हूँ। मैंने जो काम किया वो एनर्जी बन के उसके अंदर स्टोर हो गई। मैंने जो काम किया वो उसके अंदर क्या बन के स्टोर हो गया? एनर्जी बन के स्टोर हो गया। इसी को पोटेंशियल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं। अब देखिए वापस से इस चीज़ को समझते हैं। अब देखिए एक बार में समझ आएंगे आपको। आपका ये चार्ज है, आप इधर से कोई चार्ज को लेके आ रहे हैं, पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव को मैंने ए पॉइंट पे लेके आया। तो जैसे ए पॉइंट पे आया तो मैंने देखा इसको 10 यूनिट का क्या कर रहा है? उधर धक्का लग रहा है। 10 मिनट का उधर धक्का लग रहा है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आया ना, तो मैंने इसके अंदर देखो जितने का धक्का उधर लग रहा है उतने का धक्का तुम इधर लाओगे तो क्या होगा? आराम से ला सकते हैं, माइनस होकर 0 हो जाएगा। तो मैंने इसको क्या किया? 10 यूनिट की एनर्जी देके सप्लाई कर दी। मैंने इसको क्या किया? मैंने उसके ऊपर वर्क किया 10 यूनिट का। कितने का वर्क किया? 10 यूनिट का। और मैं छोड़ के चला गया। अभी भी चार्ज यहीं पे रहेगा, क्योंकि इस पॉइंट पर हमेशा इसको धक्का 10 का धक्का लग रहा है और मैंने 10 दे के दिया इसको। ना तो सामने आ पा रहा है, ना तो दूर हो जा पा रहा है। हाँ या ना? तो आपने उसको जब कहीं से खींच के लेके आए, आपने जो वर्क किया वो उसके अंदर एनर्जी बन के स्टोर हो गया, ठीक है। लेकिन एक और चार्ज था, मैं ए पॉइंट तक नहीं, उसको मैं खींच के कहाँ पे लेके आया? बी पॉइंट तक लाया। और यहाँ पे धक्का लग रहा था 50 यूनिट का। कितना लग रहा था? तो मैंने इसको कितना वर्क किया होगा? 50 का किया होगा वर्क। अगर यही वर्क इसके अंदर 50 यूनिट की एनर्जी बना के मैं इसके अंदर क्या कर दूं? स्टोर करवा दूं और चला जाऊं, अभी भी चार्ज क्या होगा? यहीं पर रहेगा। हाँ या ना? क्लियर है? डाउट है? कंफर्म यहाँ तक? अब बात सुनिए, अब सिस्टम में आते देखिए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चार्ज बात कर रहे थे। एक चार्ज को यहाँ रखा गया था, एक चार्ज को यहाँ रखा गया, यही तो। ये चार्ज इसको धक्का मार के बाहर नहीं निकाल दे रहा था? ये भी तो इसको धक्का मार के बाहर निकाल सकता था। निकाला क्या? क्यों? कि इसके अंदर एनर्जी है, वो यहीं पे खड़ा है। यानी इसके अंदर क्या है? पोटेंशियल है। क्या है? पोटेंशियल। यहाँ तक क्लियर हो गया था? सबका दायरा होता है। लेकिन कहते हैं ना फिजिक्स में कुछ ना कुछ केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं, फिजिक्स में भी कुछ ना कुछ कंसीडर यानी मान लिया जाता है। देखो सबसे पहले फिजिक्स ने क्या कहा? कितना ही छोटा चार्ज क्यों ना उसके पास खुद का फील्ड होगा। अब उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, एक जगह पे थोड़ा एरर हो रहा है, इसलिए एक ऐसा चार्ज मान लेते हैं, इससे छोटा चार्ज नहीं होगा, इसकी वैल्यू होगी, इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी भी होगा, लेकिन इसका फील्ड नहीं होगा। वो खुद कह रहे हैं। इस तरह के चार्ज को नाम दिया गया टेस्ट चार्ज। इसका भी एमसीक्यू देखा गया है एबीटीए में। टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का नेचर क्या होता है? ये क्यू से डिनोट करते हैं या क्यू नॉट से डिनोट करेंगे। देखो बात सुनो, या तो क्यू से डिनोट किया जाता है या तो क्यू नॉट से डिनोट किया जाता है। इसका नेचर होता है कि हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव इन नेचर। और क्या होता है? वेरी स्मॉल चार्ज। क्या होता है? वेरी स्मॉल चार्ज। क्लियर है या डाउट है? नो इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका खुद का फील्ड। देखो चार्ज ने कहा है कि कितना ही छोटा चार्ज क्यों ना सबका फील्ड होगा, लेकिन टेस्ट चार्ज का कोई खुद का फील्ड नहीं होता है। अब आओ डिफिनीशन में, अब पढ़ोगे तो एक बार में समझ आएगा। सेंटर में पॉजिटिव चार्ज रखना है, चार्ज रखा गया तो चार्ज का फील्ड होगा। अब कहा गया फील्ड कितना दूर होगा, तो कहते हैं इन्फिनिटी। क्या कहते हैं? यानी बहुत दूर। इन्फिनिटी मतलब
बहुत दूर। सपोज ये इसका इन्फिनिटी है, सपोज ये लाइन इसका क्या है, इन्फिनिटी है, तो इसका ताकत कहाँ तक आएगा, यहाँ तक। मैं यहाँ इन्फिनिटी के बाहर हूँ, ये मुझ पर ताकत लगाएगा, यानी इन्फिनिटी के बाद ताकत ही नहीं लग रहा, कोई मुझे रिपल्सिव ही नहीं लगा रहा, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ लाऊं, यहाँ से यहाँ लाऊं, यहाँ से यहाँ तक लाऊं, मुझे कोई वर्क करना पड़ेगा नहीं। इन्फिनिटी के अंदर जहाँ फोर्स लग रहा है, तो आप क्या करते हैं, बात सुनो, आपने पढ़ा है ना, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, वर्क 0 हो जाएगा। देखो तो इन्फिनिटी के बाहर, इन्फिनिटी के बाहर क्या फोर्स है, इन्फिनिटी के बाहर क्या फोर्स है, तो मैं किसी भी चार्ज को यहां से खींच के यहां तक लाऊं, कोई वर्क लगेगा, यहां तक वर्क क्या होगा, 0। लेकिन जैसे मैं इसके बॉर्डर पे पहुंचूंगा, अब तो अंदर में आ रहे हैं, अब देखिए पोटेंशियल क्या कहता है, पोटेंशियल कहता है व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलो या टेस्ट चार्ज बोलो, बात एक ही है। व्हेन अ टेस्ट चार्ज ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू इट्स ओन फील्ड, वो क्या करता है, एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से खींच के अपने फील्ड में कहीं पर लाके पटक देता है या लेके चला आता है। मैंने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज को कहां से लेके आया, इन्फिनिटी से लेके यहां तक आया। तो बताइए यहां से मैं ए पॉइंट तक आ रहा हूं, तो यहां से यहां तक आने के लिए क्या काम करना पड़ा होगा या नहीं करना पड़ा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल कर रहा होगा, मैं उसके अगेंस्ट काम कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं मेरा चार्ज यहीं पे रहे, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैंने वर्क किया उसके अंदर एनर्जी बना के स्टोर करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर मेरा ही वर्क क्या होता है, एनर्जी बन के स्टोर हो जाता है, इसी को पोटेंशियल कहते हैं। अब मान लीजिए एक और, ये मैंने ए पॉइंट पे लेके आया, ठीक है, पहला टेस्ट चार्ज, पहला, अगर मैं ए यहाँ से एक टेस्ट चार्ज लेके आऊँ, मैं बी पे लेके चला आऊँ, यहाँ पे लेके आऊँ बी पे, ये दूसरा टेस्ट चार्ज है, तो यहाँ पर मुझे वर्क करना पड़ा होगा, यहाँ पर भी एनर्जी स्टोर करके देनी पड़ी होगी, यहाँ पे ज़्यादा देना पड़ा होगा या कम देना पड़ा होगा, ज़्यादा, हाँ या ना, यानी इसके अंदर ज़्यादा एनर्जी है, इसके अंदर कम एनर्जी है, तो मैं कह सकता हूँ पोटेंशियल एट बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट ए, हाँ या ना। सपोज इसके अंदर पोटेंशियल का यूनिट बता दिया जाएगा, मान लेते ए पॉइंट पे कितनी एनर्जी स्टोर हुई, 20 यूनिट, अब बी पॉइंट पे कितना हो रहा है, 50 यूनिट, हाँ या ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना का हुआ, 30 का, क्लियर है। अच्छा देखो पोटेंशियल का डिफिनेशन पढ़ता हूँ बुक से, देखिए बुक से डिफिनेशन पढ़ रहा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, देखो स्टार मार्क दिया हुआ है, इन्फिनिटी में क्या लिखा है, आर्बिट्ररी चूज एन रेफरेंस पॉइंट, जस्ट रेफरेंस पॉइंट के लिए कहीं से मान लेते हैं, तो क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी एक पॉइंट तक लेके आ रहे हैं विदाउट एनी चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, उसे कहते हैं उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है, समझा पाए पोटेंशियल क्या, हाँ या ना। चलिए तो चलिए मैंने बता दिया, जो जितना करीब आएगा उसमें उतना ज़्यादा पोटेंशियल था, हाँ या ना। चलिए पोटेंशियल समझा पाए, क्लियर हो गया पोटेंशियल क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या। अब बात करते हैं थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस की, किसकी बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की। देखिएगा सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है, ऑलरेडी डिस्कस भी है थोड़ा सा। ये मेरा चार्ज है, पॉइंट मेरा ए पॉइंट पे था, मेरा जो चार्ज है टेस्ट चार्ज किस पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे। अच्छा याद रखिए पोटेंशियल का जो सिंबल होता है ना वो वी होता है, वी पर क्या होता है, वोल्ट, वी पर क्या होता है, वोल्ट। डिस्कस करेंगे इसलिए मैं उसका सिर्फ सिंबल ही लिख रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा, क्या वोल्ट। तो मान लीजिए मैं एक चार्ज है, थोड़ी सी दूरी पे आर दूरी पे एक पॉइंट ए पॉइंट पे चार्ज को रख दिया गया, तो चार्ज को रख दिया गया तो यहाँ पे क्या इसका पोटेंशियल होगा, सर इसके सामने खड़ा पोटेंशियल तो होना चाहिए, वरना कब का तो गायब कर देता, धक्का मार के रिपल कर देता, अट्रैक्ट करके, या तो अट्रैक्ट करके अपने अंदर मिला लेता या तो रिपल करके बाहर हटा देता। लेकिन इससे डिफरेंस में खड़ा है, इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, तो ए पॉइंट पे खड़ा है तो मैं इसे क्या मानूंगा, वी ए। क्लियर है, डाउट है, वी ए का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, हाँ या ना। क्लियर है, डाउट है। अब मैं क्या करता हूँ, ए से इसको खींच के कहाँ पे लेके आया, बी पे, तो क्यू नोट चार्ज यहाँ से कहाँ खिसक के चला आया, बी पे आया, हाँ या ना। तो इसके पास एनर्जी उतनी होगी या बढ़ गई होगी या कम गई होगी, कुछ भी होगा। चलिए
अच्छा कहाँ तक थे देख लेते थोड़ा, देखिएगा हम लोगों ने क्या देखा, ए पॉइंट पे रखने के लिए कम एनर्जी चाहिए, जैसे उसको बी पॉइंट तक खींच रहे हैं तो मुझे ज्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे खींचने में ज्यादा हो या कम हो कुछ भी, जब भी मैं यहाँ से खींचा तो मुझे इस जगह पे जितना एनर्जी था क्या बी पॉइंट पे सेम एनर्जी चाहिए, ज्यादा या कम, कुछ भी होगा, ज्यादा है, सामने तो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा, तो इसको क्या कहा गया, पोटेंशियल एट बी। इस जगह की एनर्जी और इस जगह की एनर्जी में क्या डिफरेंस है, हाँ इसी को कहा गया पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहा गया है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है, इसी को कहते हैं वी ए बी, या कह सकते हैं पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ वी बी माइनस बी होगा, वी बी माइनस बी। क्लियर है। अब देखिए जो मैंने तो अभी तक बताया नहीं, पोटेंशियल का यूनिट कैसे लिखेंगे। अच्छा देखिए वोल्ट मतलब पोटेंशियल होता है, तो मैं कह सकता हूं कि मैंने क्या किया, वर्क किया। मैंने क्या किया, वर्क किया। किसके पीछे वर्क किया, चार्ज के पीछे। वर्क पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल। देखो डिफिनेशन समझ आया, क्या कह रहा है, डिफिनेशन कह रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तुम आए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी को खींच के लाए हो, एक हो सकता है, दो हो सकता है, बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं, तुमने खींच के लाया है, यानी वर्क किया तुमने, और उस वर्क के पीछे कितने चार्ज को लेके आए, ये क्या कहलाता है, पोटेंशियल। ये क्या हो गया आपका, पोटेंशियल। अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। क्लियर है। अब इसका यूनिट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, यूनिट। अच्छा वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो इसको देखो जे सी माइनस वन, जूल पर कूलम किसका यूनिट हो गया, पोटेंशियल का। किसका हो गया, पोटेंशियल का, या फिर इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं। और एक बात जो बहुत बड़ा बात है यहाँ पे, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब क्या है, स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब है इसको तुम डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, जैसे अलजेब्रा में पढ़ते हो। सर कैसे, स्केलर क्वांटिटी मतलब 5x प्लस 3x, कितना तो x हो गया, 8x। ये स्केलर क्वांटिटी की प्रॉपर्टी है। 10x माइनस 7x कितना हो जाएगा, 3x। ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसको स्केलर क्वांटिटी की प्रॉपर्टी कहते हैं। लेकिन ये वेक्टर में चल जाओ ना 11 में, तो 5 प्लस 3 कितना होगा, जैसे मैं मान लूं इसका आएगा फॉर्मूला 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3 कॉस थीटा। ये होता है वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर सम, क्लास 11 में वो वेक्टर है। तो मैं जस्ट ये बता रहा हूं कि ये क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, यानी इसको डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। करंट भी क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। क्लियर है पोटेंशियल क्या है, हाँ या ना। तो देखिए पोटेंशियल तो हम लोगों ने पढ़ लिया, जूल पर कूलम। अब सवाल आता है कि सर डिफाइन 1 वोल्ट, क्या कह रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि 1 जूल बाय 1 कूलम, देखो डिवाइड करेंगे तो आएगा जूल पर कूलम। टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज, क्या कह रहा है, टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट एंड वी वर्क ओनली 1 जूल। 1 कूलम चार्ज को तुम इन्फिनिटी से खींच के अपने रेंज में ला रहे हो कहीं पर भी, और तुमने कितना वर्क किया है, 1 जूल की काम की है, तो उस पोटेंशियल को क्या कहा जाएगा, 1 वोल्ट। इसका भी डिफिनीशन आता है, डिफाइन 1 वोल्ट। फिर बता रहे सुनिएगा, देखिए इसी, ये तो पोटेंशियल का, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, मिटा दे रहा हूँ इधर। देखो V फॉर वोल्ट, वोल्ट किसके लिए आता है, पोटेंशियल के लिए आता है, वर्क बाय चार्ज। तो 1 वोल्ट मतलब क्या होगा, डिवाइड करने का तो 1 होना चाहिए। तो मैं अगर वर्क यूनिट होता है जूल, अगर मैं 1 जूल का काम कर रहा हूं, कूलम का होता है, चार्ज का होता है कूलम, 1 कूलम को लाने के लिए तो क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट। टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इफ वी अप्लाई अ वर्क ऑफ 1 जूल इज कॉल्ड 1 वोल्ट। इसे क्या कहा गया, 1 वोल्ट। क्लियर है या डाउट है। अच्छा तो हम लोगों ने ये भी देख लिया, इस पॉइंट पे इसे रखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, ए पॉइंट पे रखेंगे तो, और बी पॉइंट पे रखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, वी ए वी बी, हाँ या ना। इसे क्या कहा जाएगा, वी ए वी बी। किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, नो डाउट वी बी की ज्यादा होगी, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूँ वी बी माइनस वी ए। ये पोटेंशियल डिफरेंस है।
अच्छा, पोटेंशियल से पोटेंशियल को माइनस करें तो पोटेंशियल ही ना मिलेगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? कुछ है जो ले मतलब उसको, क्लियर हो गया? इसकी बड़ी बड़ी यूनिट क्या आती है? किलो पोटेंशियल, किलो वोल्ट, मेगा वोल्ट। आपके घर में कहते हैं 440 वोल्ट का झटका लगता है, घर में 220 वोल्ट आता है, तो वोल्ट क्या है? उसी का है। 220 वोल्ट का मतलब यहाँ से, अगर यहाँ से मैं डिराइव करना चाहूँ 220 वोल्ट का मतलब, तो क्या कहिएगा? 200 जूल का काम करना पड़ता है 1 कूलम चार्ज को लेके आने के लिए। आ रहा? व्हाट डू यू मीन बाय 220 वोल्ट? 1 कूलम चार्ज को वहां से खींच के यहाँ तक लाने के लिए कितना काम करना पड़ा? 200, सॉरी 220 है ना, 220 जूल। और यही अगर मैं 440 वोल्ट कहूँ तो क्या हो जाएगा? 440 जूल का काम करना पड़ता है 1 कूलम को लाने के लिए, यानी इसके अंदर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है, इसमें रिपल्सिव फोर्स कम है। ये धक्का मारेगा तो पता है कहाँ गिराएगा आपको? समझ रहे? 440 के झटका मारता जोड़ते हैं, ये मारेगा तो पता है कहाँ गिरोगे आप, और ये कहाँ गिरेगा आप। क्लियर है? समझा पाए आपको? हाँ या ना? अच्छा, एक और बात, करंट। करंट ये तो हो गया आपका, ये हम लोगों ने स्टैटिक के बारे में बात कर लिया। जब करंट मूव करेगी, जब क्या होगी? करंट, यानी जब चार्ज मूव करेगा तो मूविंग चार्ज इज कॉल्ड करंट। मूविंग चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो याद रखिए, करंट एक जगह से जब दूसरी जगह जाता है तो कौन हाई पोटेंशियल होता है, कौन लो पोटेंशियल होता है, इसके बारे में थोड़ा एक इस एग्जांपल से याद रखिएगा। पानी हमेशा कहां से आता है? ऊपर से नीचे गिरता है ना, तो उसी तरह करंट का जो फ्लो होगा ना, आई मतलब होता है करंट, ये मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूं, करंट फ्लो जो होगा ना वो हाई पोटेंशियल से कहां तक जाएगा? लो पोटेंशियल तक जाएगा। समझा पाए? करंट का फ्लो क्या होगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक होता है। समझा पाए या नहीं समझा पाए? और कब तक फ्लो करेगा? जब तक का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। जैसे ही दोनों जगह का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, क्या होगा? करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। कुछ कुछ चीजें भी तो समझ लीजिए। हमेशा करंट कहां से कहां फ्लो करेगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक। कब तक फ्लो करेगा? जब तक कि पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। जैसे पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। बराबर होने से क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। क्लियर है या डाउट है? अब आते हैं हम लोग किसमें? करंट में। किसमें आएंगे? करंट में। अच्छा, इसके पहले ईएमएफ थोड़ा बता देते हैं, ठीक है? नहीं, पहले करंट का, पहले हम लोग क्या करते हैं? करंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद ईएमएफ में जाएंगे, ठीक है? पहले क्या डिस्कस करेंगे? करंट। नोट कर लीजिए यहाँ पर। देखिए, हम लोगों ने अभी तक 1 कूलम इतनी बार करके पढ़ा। आप अपने चार्जर के अडेप्टर में भी देखिए ना, तो होता है 1 एम्पियर करंट, 1.5 एम्पियर, 3 एम्पियर तक का करंट नहीं होता है आपका डिवाइस, या फिर बड़े बड़े हैवी डिवाइसेस लेते हैं 1 एम्पियर 2 एम्पियर तक का। तो हम लोग को वहां पे कूलम बहुत लगता है। अब कूलम कितना अमाउंट है थोड़ा ये देख लीजिए। अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की बात करता हूँ तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मैं इसको घुमा के लिख सकता हूँ क्या? मैं माइनस साइन हटा देता हूँ, जस्ट ये बताता है इसका नेचर क्या है, ठीक है? ये नेगेटिव साइन क्या बताता है? उसका नेचर क्या है, मैं इसको हटा देता हूँ। तो मैं ये लिख सकता हूँ 10⁻19 कूलम में, यानी इतना चार्ज के लिए मुझे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। साइड से देख लीजिए, इधर से देख लीजिए। अब क्लियर है? दिख रहा है? तो क्या दिख रहा है? मैं इतना कहता हूं तो इतना कूलम में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। आपको इतना कूलम चार्ज चाहिए तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। अच्छा, मुझे 1 कूलम चाहिए, मुझे क्या चाहिए? तो क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड में भेजना पड़ेगा, हाँ या ना? ऊपर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 10⁻+19, ये 1/1.6 हो जाएगा। देख लो यहाँ तक, देखिए 1/1.6 हो, ये -19 ऊपर जाएगा तो +19 होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 का पावर में इसको लिखता हूँ 18। क्या लिखता हूँ? मैं अलग से 10 ऐड कर देता हूँ, जुड़ेगा तो वापस 19 हो जाएगा। अच्छा, 1.6 था ना, 1.6 डेसिमल के लिए 1, एक डिजिट के लिए 0, हट गया। 4 सॉरी 2 8 जा 2 5 जा 2 4 जा 2 5 जा 5 5 जा 25/4, 18। इसको काटेगा तो कितना हो जाएगा?
5 × 18। देख लो 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। ये भी 1 नंबर का सवाल है आपका। अब यहाँ पे देखिए एक चीज दिखाएं, आपको बहुत छोटा लग रहा होगा ना, मैं दिखा रहा हूँ। इसको हटा दें, अगर मैं 625 कर दूं तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक तो इतना इलेक्ट्रॉन होता है बाबू। 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, इतना इलेक्ट्रॉन होता है। इतना अंबानी के पास पैसा भी नहीं है। मैंने इसलिए सबसे पहले एग्जांपल कहा था, पानी की एक बूंद में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 20 करोड़। अब देखो समझ आ रहा है, अब समझ आया, इतना सा इलेक्ट्रॉन वो आराम से निकल जाता होगा। क्लियर है, यहां तक समझा पाए। तो देखिए हम लोगों ने ये बात कर लिया, आपसे ये आएगा एग्जाम में, 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट डे करंट स्टार्ट करेंगे, करंट होगा, ईएमएफ होगा, ओम्स लॉ होगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी होगा, यहां तक कर लेंगे। अगर समय मिलता है तो सीरीज और पैरेलल करेंगे, 1 क्लास 2 क्लास वहां तक, 1 क्लास हीटिंग इफेक्ट एंड डोमेस्टिक यूजेस, 3 क्लास। 3 क्लास में आपका इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट होगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए 1 क्लास 2 क्लास 5 क्लास और लगेगा, 4 से 5 क्लास लगेगा, आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है, इसमें इतने रखते हैं।